सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाते। किसी के घर शादी होती तो वहां भी सबसे पहले मौसी ही पहुंचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आ जाती। दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर जा पहुंचती। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते। कोई लड़का उसके कंधों पर बस्ता डाल देता तो कोई उसके गले में। मोहल्ले के सभी बच्चे उसके साथ हो लेते थे। मौसी कौन थीं, कहां से आई थीं, कोई नहीं जानता था। ये भी किसी को ना पता था कि मौसी कब इस मोहल्ले में आई थी। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहां सब बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां सुनाना, चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। शाम को जब बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते और उससे कहानियां सुनते। आज मुझे इतनी कहानियां याद हैं, तोता तोती की, काठ के घोड़े की, सुंदर बाई की कहानी, वे सब मौसी के मुंह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फलियां। मौसी खोल खोल कर हम सबकी हथेली पर थोड़ा रख देती। कोई बच्चा उससे पूछता कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। ये पूछने पर कि तुम कौन हो, उसका जवाब होता तुम्हारी मौसी। कोई पूछता तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो वो अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती ये है मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से भी पूछा, पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई हैं। कई दिनों तक मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता है, पेड़ के नीचे सूना सूना रहता है। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहीं पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर हम ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांक कर देखा। आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी। तू अपने गांव चली जा। हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर मां से कहा तो वो बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है भला? मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेल कर लौट रहे थे। रास्ते में पुल पर हम बातें करते आ रहे थे। अचानक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी कटरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी है? मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बेटा मैं ठीक हो गई हूँ। देखते नहीं, अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। कुछ देर तक मौसी के साथ बात कर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल। 2-3 लड़के भागकर सड़क पार गए।
जहां दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। हम लोग खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वो अपने पिता को खींच लाया और बोला, मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। लड़के आपस में बारी बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वो स्वयं भी बोली, अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर उनके घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। जल्दी ही मौसी को रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेड मास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया। वहीं एक कोठरी भी रहने के लिए दे दी। बहुत साल बीत चुके हैं, मौसी अब भी वहीं है। अब वो स्कूल की पियाओं में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जाड़े के दिनों में स्कूल के आंगन में धूप में बच्चे उसे घेर कर बैठे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानियां सुनाती है तो कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है और फिर शाम को अपनी कोठरी में लौट आती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं।